तो शुरुआत में टाओ एक लड़के के साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है और वो उठती है तो अपने साथ एक मॉडल को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि कल रात की बात याद करती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और वो कल रात के बारे में जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और एक हैंडसम मेल मॉडल को हायर करके उसने नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। वो कुछ पैसे रख के वहाँ से जाने लगती है तो उस मॉडल को देख के सोचती है कि उसका फेस और बॉडी सब कुछ कितना ज़्यादा परफेक्ट है। वो टेबल पर मॉडल के लिए पैसे रख के वहाँ से निकल जाती है। कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाओ अपने घर पर योगा कर रही होती है। अचानक 4 बच्चे उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और उसे गले से लग जाते हैं और वे प्यार से उसे मम्मी कहती है। उन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है पर स्माइल करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद में मेड आ जाती है और कहती है बच्चों अच्छे से बिहेव करो और बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करती है और उनको फीड कराती है। बाद में टाओ उन बच्चों को देख के सोचने लग जाती है 3 साल पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये भी नहीं पता था कि वो लड़का सिर्फ मैरिटल आर्ट्स में ही अच्छा नहीं होगा बल्कि वो फर्टिलिटी में भी अच्छा होगा। जिंदगी भर एक पल के लिए वो हैरान होती है। अचानक 4 बच्चों का जिम्मा संभालना आसान नहीं होता। उसको पैसे कमाने की जरूरत थी। वो कहती है मुझे पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे, आखिर कौन मेरी मदद करेगा, मैं और मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। ये सोचकर काफ़ी अपसेट होने लग जाती है। अगले दिन टाओ को ऑफिस में जाना होता है। वहाँ उसके लिए एक और मुसीबत आ जाती है। वो ऑफिस पहुँचती है तो शो की होस्ट उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसके ऊपर डांटती भी है कि 10 मिनट लेट हो गई हो तुम्हें बताया आज किसका इंटरव्यू है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी से वो माफ़ी मांगते हैं लेकिन होस्ट उसे सिर्फ कैमरा होल्ड करने का काम देती है। वो दिल ही दिल में अफसोस करती है लेकिन मजबूरी में मान जाती है। वो खुशी से पूछती है कि आज हम किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो स्माइल करके बताती है कि वो शख्स जिसके साथ सिटी की हर एक लड़की अल्टीमेट होना चाहती है। वो पावरफुल, रिच और हैंडसम है, सीईओ है जो कि किसी को भी किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करता है। वो सीईओ के ऑफिस जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर करते हैं सीईओ एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहा होता है कि उसकी कंपनी के सीक्रेट लीक किए और वो हैरान हो जाती है। उसका फेस देखकर वो कहती है ये तो वही है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। शी होस्ट से कहता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है इंटरव्यू के लिए और सोचती है उसके बारे में कि वो एक लग्जरियस क्लब तक कैसे पहुंच गया। होस्ट इंटरव्यू लेती है और फिर जब आखिरी सवाल आता है तो फिर वो शी से कहती है कि मिस्टर शी एक लास्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में है, एडिशनल क्वेश्चन है, अगर आप इसका नहीं जवाब देना चाहते तो मना कर सकते हैं। होस्ट पूछती है आप इतने यंग और सक्सेसफुल है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई ऐसी लड़की जो आपके हार्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो। तो वो कहता है कि हाँ एक लड़की थी। उससे वो पूछती है मिस्टर शेख क्या मैं आपको आज रात डिनर के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं कई सालों से आपको लाइक करती आ रही हूँ, क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मैं बहुत ही आउटडेटेड हूँ। ये सब कुछ देख कर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को होस्ट को रूम से बाहर निकालने के लिए कह देता है। ताओ शीन को थैंक्स कहती है, उसने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और उसकी टीवी की जॉब से टाओ को फिर से फायर कर दिया जाता है। तभी टाओ को एक कॉल आती है और एक लड़का कहता है आपने जिम में कंसीडर कर ली, आपका रिज्यूमे कंसीडर कर लिया गया, आपको जॉब मिल गई है। सरप्राइज होती वो और कहती है मुझे तो लगा था कि मुझे फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब लोकेशन के बारे में पूछती है तो वो लड़का कहता है कि किंग कोवेटा और सोचती है किंग ग्रुप ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये ग्रुप के रिसेप्शनिस्ट भी बहुत ही अच्छे यानी कि हाई क्लास के होते हैं। और तो और दिल ही दिल में काफ़ी खुश हो रही होती है कि अब वो अपने बच्चों के लिए मिल्क पाउडर बाय कर सकती है, वो भी इजीली। नेक्स्ट डे शीनो ऑफिस जाती है। सुपरवाइजर उसे एक नए स्टाफ को समझाती है कि ये जॉब इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। कस्टमर को अच्छे से डील करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंपनी की इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डनियल किंग ग्रुप का सीईओ ऑफिस में एंटर करता है और जैसे टाउस को देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही मॉडल होता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और वो उसके किड्स का डैड भी होता है। वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। फिर वो कहता है याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। फिर उसको याद अच्छा आता है अचानक से कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। ये सोचता है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा अगर
मैं प्रिटेंड करूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर उसकी अटेंशन काम पर नहीं होती है। उसका माइंड तो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि वो भी टाओ के बारे में, और वो अपने फ्रंट डेस्क की सीट पर बैठी होती है और वो भी सोच रही होती है शिन को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। ये सोचते हुए उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है कि ये जॉब छोड़नी चाहिए मुझे, और वो अपने रिज़ाइन करने के लिए प्लान बनाने लगती है। एंड ऑफ डिपार्टमेंट टाओ के पास आ जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट टाओ के पास आ जाता है और वो उसके साथ ओपनली फ्लर्ट करने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस के बाद डिनर पर चलना। उसको पता था कि अगर उसने उसको गुस्सा दिला दिया तो वो उसको फायर कर दिया जाएगा, और ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था कुछ खुद को इस जॉब से क्विट कराने का। इसलिए वो हेड ऑफ फूड डिपार्टमेंट से कह दिया, तुम्हें लगता है जितनी ज़्यादा लड़कियाँ हो उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक डक की तरह लगते हो, शायद एक रात के लिए भी किसी काम के नहीं हो। मुझे तो तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसको लग रहा था कि अब उसे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर शीना आ जाता है और वो टाओ से कहता है कि तुम में हिम्मत है, तुम अपने सुपीरियर से ऐसी बात करती हो। फिर वो उसे कहता है कि इसको प्रमोट कर दिया जाए। ये सुनकर तो मैनेजर हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मैंने सही सुना कि मुझे फायर करने की बजाय प्रमोट कर दिया गया। ऑफिस के बाद टाओ अपने घर पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अगर शिन को याद नहीं है कि मैं कौन हूँ तो ये शायद मेरा एक अच्छा मौका है। अगर मैं हार्डवर्क करूँगी तो ये जॉब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ और मेरे बच्चों के लिए भी मैं पैसे कमा सकती हूँ। अब उसके चारों किड्स उसके पास आ जाते हैं। वो उनके लिए मिल्क निकालती है और प्यार से दे देती है। नेक्स्ट सी कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी उसे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा होता है। टाइम ओवर होने के बाद में टाओ को शिन रुकने के लिए कहता है। शाओ के क्लोज आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जानबूझ के मेरे सामने आती हो ना क्योंकि तुम नोटिस होना चाहती हो मेरी नज़रों में। वो नर्वस हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप क्या कर रही हैं मिस्टर शिन, मैं तो आपके ग्रुप की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। शिन उसकी ओर करीब आ जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें याद करवाते मैं मदद करता हूँ। और वो फिर पैनिक होने लगती है और जल्दी से कहती है आप गलत पर्सन से बात कर रहे हैं। वो कहता है सच में तुम ये सब कुछ प्रिटेंड कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। वो टेंशन में आ जाती है लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है आप बहुत ही बड़े आदमी हैं और बड़े लोग छोटी बातें भूल जाया करते हैं ना। और उसके करीब आते हुए कहता वो बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ को भूल जाऊँगा, समझती हो ना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। वो कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करती है और कहती है जो भी हो चुका है उसका कोई मीनिंग नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, तुमने भी इंजॉय किया और मैंने भी, समझो सब कुछ इक्वल हो गया और ख़त्म हो गया वहीं पर। लेकिन वो कहता है सब कुछ इक्वल हो गया, तुमने तो मुझे पैसे भी दिए थे ना, तो फिर ये सब कुछ कैसे इक्वल हो गया मुझे बताओ। उसके वो और करीब आ जाता है और उसकी आंखों में इंटेंशनली होती है और शिन कहता है कि मैं किंग ग्रुप का CEO हूँ और मुझसे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। वो कह देती है कि वो पैसे तुम मुझे वापस कर दो और इसके बाद सब कुछ इक्वल हो जाएगा। इसके बाद टाओ अपने बच्चों को एक टॉय शॉप पर लेकर आ जाती है, उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी इसीलिए वो कहती है आज सबको गिफ्ट्स मिलेंगे। बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा को फॉलो करने लगते हैं। नेबरहुड की एक लेडीज उन बच्चों की वीडियो क्लिक करने लग जाती है और कहती है कितने क्यूट बच्चे हैं। फिर वहाँ पर कार आ जाती है शिन की और बच्चों के टॉय शॉप के आगे खड़ी हो जाती है। तभी टाओ का एक बच्चा शिन की कार पे ड्राइंग बनाने लग जाता है। सेक्रेटरी को बुरा लगता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये CEO शिन की कार है। तभी यहाँ पर शिन भी खुद आ जाता है और सेक्रेटरी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शिन गुस्सा करेगा, लेकिन शिन का रिएक्शन तो अपोजिट होता है। शिन कहता है कि करने दो ड्राइंग और इसका डैमेज यानी कि इसका कंपनसेशन इसके पेंट से ले लेना। तभी एक आंटी यहाँ पर टाओ के सन को कार पर ड्राइंग करता हुआ देख लेती है और उससे ले जाती है। जाते जाते सेक्रेटरी आंटी से पूछता है कि तुम्हारा सन है। वो बिना जो सोचे समझे कह देती कि हाँ ये मेरा बेटा है। सेक्रेटरी आंटी को एक कार्ड देता है और कहता है कंपनसेशन का मैटर सॉल्व करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर लेना। और वो टॉय शॉप के बाहर अपने किड्स को काउंट कर रही होती है और देखती है कि उसका एक सन मिसिंग है। वो पैनिक होने लगती है। तभी आंटी यहाँ पर उस सन को लेकर वापस आ जाती है और कहती है ये कार पर ड्राइंग बना रहा था और कार के ओनर ने इसकी कंपनसेशन की डिमांड की है। सेक्रेटरी ने मुझे कार्ड भी दिया है और
और कार्ड देखने के बाद वह हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है ये तो शिन की कार्ड थी और सेक्रेटरी भी शिन का ही था। कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करती है और आंटी से कहती है कि मुझे ये कार्ड दे दो, मैं खुद से कॉल कर लूँगी। तो वो कॉल करती है तो सेक्रेटरी सीधा कहता है कि आपको 20,000 युआन की कंपनसेशन देनी होगी। ये सुनकर तो हैरान हो जाती है लेकिन अपनी आवाज़ नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। तो सेक्रेटरी से तो वो पूछती है कि क्या मैं इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती हूँ। सेक्रेटरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो आंटी से कहती है अब वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रही होती है। उसे यकीन होता है कि वो इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे पे कर देगी। अगले दिन वो पार्किंग लॉट में जाती है ताकि वो कार को चेक कर सके कि उसके सर ने कितना डैमेज किया है। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है और उसको फोर्सफुली कार में बिठा लेता है। फिर वो स्केर्ड होके बोलती है कि ये सब कुछ सच है। फिर कहती है कि मैं वादा करती हूँ आपसे तुम्हारी कार के मैं आसपास भी नहीं आऊँगी। और फिर उसके वो क्लोज आ जाता है और कहता है लास्ट टाइम मैंने फील किया था कि तुमसे मिल्क पाउडर की स्मेल आ रही थी। वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो मिल्क पाउडर की स्मेल जो मैं रोज़ अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। वो शिन से कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है तो अब मैं क्या करूँ। तो मन में सोच रही होती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे चलता रहा तो फिर शिन किसी न किसी दिन मेरे साथ इंटीमेट होने का ट्राई करेगा। अगर मैं तुम्हें टच करने दूँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो ये बात सुनकर तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सोचता है टाओ भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो कि उसके स्टेटस के बारे में सोचती है। सिर्फ वो उससे शादी करना चाहती है। गुस्से में टाओ को वो कार से उतरने के लिए कह देता है। वो अपने मन में सोचती है जब भी वो शादी की बात करती है तो शिन इसे इग्नोर कर देता है। फिर वो सोचती है उसने उससे सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट में इसीलिए प्रमोट किया होगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है और शायद कुछ ऐसा ना हो, शायद वो कुछ ज़्यादा सोच रही है। और हम देखते हैं कि लड़कियां ग्रुप चैट पर टाउटो के बारे में काफ़ी गोसिप कर रही होती है। इसको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया गया है, ज़रूर कोई ना कोई तो बात है। वो कहते हैं शिन ऑफिस की लड़कियों पर अटेंशन पे कर रहा है, इसका मतलब है कि उनके पास भी चांस है। लड़कियां कहते हैं कि हमसे इनोसेंट और क्यूट लगती है ये, इसीलिए तो मैंस को पसंद आती हो। तो उसकी सेक्रेटरी ऑफिस में बुला देता है और कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है। वो कहती है कि उसे शिन ने शिफ्ट किया है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। सेक्रेटरी कहता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको उसके हार्डवर्क की वजह से प्रमोट किया गया है। अभी मैं वो अपने दोस्तों से बात करती है और कहती है कि हो सकता है कि वो शिन की वाइफ बनना चाहे। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और उसकी सारी बात सुन लेता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि प्राइवेट में शिन उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा लवेबल होता है, दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और ये सुनकर तो शिन गुस्से में आके टाओ को फायर कर देता है और दिल ही दिल में टाओ तो काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि वो तो चाहती थी कि शिन उसको निकाल दे ताकि उसके किड्स का सीक्रेट उसके सामने रिवील ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग टाओ अपने सामान को पैक करके जा रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि नई जॉब ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है, उसको गार्बेज उठाने का काम करना पड़ेगा। इसी बीच में शिन की कार वहाँ से गुजर रही होती है। शिन उसको देख लेता है और अपनी कार में उसको बुलाता है। शिन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। और वो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। शिन कहता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। टाओ कहती है कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझसे शादी नहीं करनी है। और वो गुस्से में आ जाता है कि तुमने मुझे इरिटेट करके रख दिया। वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे कभी इंटरेक्ट नहीं हुई, तुम ही ने मुझे कंपनी से निकाल दिया था। तुमने सुना है एक चांस से अगर खो दिया जाए तो दोबारा वो कभी नहीं मिलता है। वो दिल में सोचती मैं खुद को पेन में रख रही हूँ, अगर मैं शिन के क्लोज आई तो फिर उसे मेरे दर्द भी नज़र आ जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट है जो मैंने कभी ना देखा हो। गुस्से से वो कहती है 3 साल पहले मैंने बहुत ही ड्रिंक करी हुई थी, तुम्हें होश भी नहीं था लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है ना। वो कहती है कि मुझे वापस मेरे घर पर छोड़ दो। और टाओ दिल में सोच रही होती है कि इसे मेरे एड्रेस का पता नहीं चला चाहिए, इसीलिए टाओ सनशाइन कम्युनिटी ले जाने को कहती है। जब कार रुकती है तो फिर टाओ फटाफट से थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे टाओ एक न्यू जॉब के लिए न्यू कंपनी में जाती है और वहाँ पर उससे कहा जाता है कि उसका रिज्यूमे बहुत ही बढ़िया है लेकिन उनके पास अभी कोई वैकेंसी नहीं है। वो फिर किंग ग्रुप से कॉल जाती है उसे, फिर उसे अपनी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए वापस से कहा जाता है। वो हैरान हो जाती है, उसने शिन के अगेंस्ट इतने रूमर्स फैला दिए फिर भी उसको वापस बुलाया जा रहा है। जॉब पर वो वापस चली जाती है और फिर प्लांट्स को पानी दे रही होती है। अपने दिल में सोच रही होती है कि शिन अगर उससे शादी नहीं करेगा तो फिर उसके सारे प्लांट्स वो खराब कर देगी। टाओ को स्कूल से कॉल जाती है कि उसका बेटा मिसिंग है। वो घबराहट में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वो किंग ग्रुप के एड्रेस पर पहुंचती है तो देखती है कि जो किड्स थे वे अंदर जा रहे थे। वे दौड़ कर आती है तो देखती है कि उसका बेटा भी उन्हीं बच्चों में शामिल था। तो
किंग ग्रुप के ऑफिस में चले जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। स्टेशनरी इधर उधर गिरा देते हैं और पेपर्स भी फ्लोर पर गिरा देते हैं और फिर चेयर्स भी हिलाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद में एक सर्वेंट बताता है कि शिन का छोटा ब्रदर भी इसी ग्रुप में है और वो अपने फ्रेंड्स को ऑफिस ले आया है। जब उसने अपने ऑफिस का हाल देखा तो फिर वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अंदर आता है तो बच्चों की तरफ देखता है काफ़ी गुस्से में और उन्हें ऑफिस से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। वो ऑफिस के अंदर आती है और फिर शिन से बात करती है और कहती है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। गुस्से में वो कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो टाओ कहती है कि उसके पास फायर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, वरना वो उसे मार देगा। वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा मगर वो उसके करियर ख़त्म कर सकता है। वो चुप रहती है और कहती है ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गुस्से पे वो कहता है कि इसे बेकार के आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए। वो उसको कन्वेंस करने की कोशिश करती है और कहती है 3 साल पहले उसने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी। गुस्से में पूछता है कि वो उसका बेटा कितने साल। वो जो ऑफिस से बाहर आती है तो एक बच्चा उससे टकरा जाता है और देखता है तो उसे रियल लाइफ होता है कि ये बच्चा तो शिन का छोटा भाई है। बच्चे की मॉम जो कि शिन की स्टेप मदर होती है टाओ का फेस देख लेती है और फिर हैरान हो जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि टाओ की रियल बुब होती है जो कि उसे छोड़कर चली गई थी जब वो छोटी थी। वो कंफ्यूज होती है और उसी जगह से निकल जाती है। उसे याद आता है कि वो औरत है जिससे कंपनी में सबको लोग मिस्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट डे शिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होती है तो टाओ से मीटिंग में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती है। मीटिंग खत्म हो जाती है। उसे कहा जाता है कि वो शिन के लिए कॉफ़ी लेकर आए तो वो इरिटेट हो जाती है। सोचती है हर बार उसे ही क्यों कॉफ़ी बनानी पड़ती है। मजाक मजाक में वो सोचती है इस बार कॉफ़ी में थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो क्या बुराई है। जब वो फ्रिज चेक करती है तो उसमें नमक नहीं मिलता है। फिर अचानक से शिन वहाँ पर आ जाता है तो वो पैनिक हो जाती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही थी। टाओ कहती है मैं तो बस फ्रेश मिल्क देख रही थी, मुझे अजीब लगा कि अंदर कुछ भी नहीं है। फिर उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे देखकर डर क्यों रही हो, तुम्हारा वो पुराना एटीट्यूड कहाँ पर गया। तो वो कहती है मैं तो हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ। शिन कहता है बताओ तुम मुझसे कैसे आई, क्या ये सब कुछ तुम्हारा एक नया प्लान है। वो कहता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में वो अपने डिज़ायर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उस शौक में होती है वो और शिन उसके नेक पर किस कर रहा होता है और वो वहाँ पर स्कार छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में टाओ के पास में शिन का यंगर ब्रदर आ जाता है और वो एक्साइटेडली उसे सिस्टर बुलाता है और फिर थोड़ा सरप्राइज होती है वो। फिर वो उसे कार तक छोड़ने जाती है और उसे सेफली घर भेज देती है और सोचती है शिन के परिवार से दूर रहना ही ठीक होगा। फिर वो सडनली सिक फील करती है, उसने ऑफिस से लीव ले रखी होती है। फिर वो एक ड्रग स्टोर जाती है जहाँ से वो मेडिसिन ले सके। रास्ते में उसे चक्कर आ जाते, वो बेस हो जाती है और टेंशन में वो झूठ बोल देती है तो तुम मेरी फिक्र मत करो, किंग ग्रुप का CEO मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पर वैन जो होता है वो हंसकर कहता है कि शिन तुम कह रही हो कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बता भी है कि वो मेरा ब्रदर है। टाओ हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि शिन के 7 ब्रदर्स हैं जिसमें से युवान भी एक है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेगी। बेड पर वो लेटी होती है तब उसके फ़ोन पर शिन की कॉल आती है। थोड़ी देर सोचती है कि फ़ोन उठाए या फिर नहीं, लेकिन फिर वो हेजिटेट होकर कॉल रिसीव कर लेती है। फिर वो एक सिंपल सा सवाल करता है कि तुम किस हॉस्पिटल में, लेकिन वो फिर बिना कुछ बात की उस हॉस्पिटल का नाम बता देती है। नेक्स्ट सीन में टाओ जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो नर्स उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि उसका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। वो फ़ौरन समझ जाती है कि शिन ने उसका खर्चा उठाया। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आती है। एक तरफ वो इरिटेट होती है कि शिन उसे हर जगह कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे हल्का सा ग्रेट एटीट्यूड भी महसूस होता है। जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है उसकी नज़र शिन पर पड़ती है तो वो अपनी कार के साथ खड़ा होता है, उसे पिक करने के लिए आया होता है। वो हैरान हो जाती है और थोड़ा घबरा जाती है। फिर यहाँ पर वान भी उससे कहता है कि चलो कार में बैठ जाओ, लेकिन वो तुरंत कहती है मैं बस ले लूँ, इन सब की ज़रूरत नहीं है। शिन उसे बताता है कि इग्नोर करना बंद करो और बिना किसी डिस्कशन के वो सीधा फोर्सफुली उसे कार में बैठा लेता है। उसकी आदत काफ़ी एनोइंग लगती है, लेकिन उसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा थ्रेट होता है कि वो आर्गू कर ही नहीं पाती है और थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में खामोशी रहती है। एक्चुअली में वो कहता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो कल काम पर मत आना। दिल ही दिल में वो सोच रही होती है कि पेड लीव तो ये देगा नहीं खड़ूस इंसान, ये पक्का उसके भी चार्जेस लेगा। तो वो थोड़ी देर के बाद में टाओ की तरफ देखकर एक अजीब सी बात कहता है
कि अगर सर दुख रहा है तो तुम मेरे पैरों पर सो सकती हो। तो फिर उसके दिल एकदम से तेज धड़कने लग जाता है। वो सोचती है शिन क्या कह रहा है, मजाक कर रहा है क्या वो, या फिर सच में कह रहा है। लेकिन वो एकदम से सीरियस हो जाता है। तो ये समझ जाती है कि वो सीरियस है, कि वो क्या करे। पहले तो वो रिजेक्ट कर रही होती है, लेकिन फिर धीरे से वो उसके पैर पर अपना सर रख देती है और नर्वस महसूस करती है। लेकिन शिन कोई रिएक्शन नहीं देता है। धीरे धीरे फिर टाओ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। नींद में टाओ को एक पुराना दुख भरा सपना याद आ जाता है। उसे याद आता है जब वो छोटी थी, तब उसकी माँ उसे छोड़कर जा रही होती है। वो देखती है कि उसकी माँ एक कार में बैठ गई होती है और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे डैड मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, तो तुम्हें मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। छोटी टाओ रोती रह जाती है, अपनी मोम के पीछे भागती है। लेकिन उसके बाद उसके डैड उसे जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तो फिर सडनली वो डर जाती उड़ जाती है और फिर शीन उसको डरे हुए देखकर तो उसे किस कर लेता है। तो शीन की कार में अभी भी लाइटिंग जल रही होती है। तब शीन उसे क्वेश्चन करता है कि तुमने मुझे टच क्यों किया। तो वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और जवाब देती है क्या तुमने मुझे खुद नहीं किया था। सबसे आगे बढ़कर और फिर वो रियलाइज होता है कि वो शीन की लैब पर सो गई थी। वो फिर शीन फिर से पूछता है कि तुम क्या ड्रीम देख रही थी। हल्की सी वो हेजिटेट करती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस गुजरी हुई बातें थी दुख भरी। उसके घर के बाहर वो रोक देता है कार को। तो फिर शीन उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि उतर जाओ और हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल सी देता है। तो फिर वो कहते थैंक यू शीन मुझे ड्रॉप करने के लिए। फिर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसकी मोम से मिल जाती है। वो थोड़ी सरप्राइज होती है कि उसकी मोम यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मोम उसके हाथ में एक क्रेडिट कार्ड दे देती है और कहती है ये लो, जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर सकती हो, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। पहले तो वो थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन फिर उसकी मोम एक शॉकिंग बात बताती है कि मैं शीन के फादर से तब मिली थी जब उनकी वाइफ मर चुकी थी, और ये इस बात से यहाँ पर टाओ को कुछ सुकून मिलता है। उसे तसल्ली मिलती है कि उसकी मोम ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया है। टाओ की मोम उसे एक पार्टी का इन्विटेशन देती है और कहती है वहाँ बहुत ही अमीर लोग आएंगे, तुम्हें भी आना चाहिए। टाओ पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन फिर मान जाती है और कहती है ठीक है मैं आऊँगी। दूसरी तरफ शीन का सेक्रेटरी चुपके से उसको और उसके मॉम की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। जब शीन को ये फ़ोटोज़ मिलती है तो उसको और भी ज़्यादा शॉकिंग सच्चाई पता चलती है कि उसकी स्टेप मदर की बेटी कोई और नहीं बल्कि टाओ है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगले दिन टाओ अपनी मॉम के साथ पार्टी जाती है। उसकी मॉम उसके ऑफिशियली स्टेप फादर से मिलवाती है और फिर फॉर्मली ग्रेट करती है वो। लेकिन फिर उसकी नज़र शीन पर पड़ती है जो वहाँ पर एंटर कर रहा होता है। उसका दिल एकदम से तेज़ धड़कने लग जाता है। वो हैरानी में शीन को देख रही होती है और शीन भी उसे डायरेक्टली घूरे जा रहा होता है। फिर शीन के फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी कंपनी में काम करती है ना। ये पार्टी से बाहर आती है वो, उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है। वो हैरान होती है कि शीन यहाँ कैसे आ गया। वो अभी भी सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर शीन की कार आ जाती है। टाओ पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन शीन उसे बिना कुछ कहे आकर अपनी कार में ले जाता है। कार के अंदर टाओ घबराहट महसूस कर रही होती है। वो उसे घूर कर देखता है और हल्की सी सैरेकिस्टिक मुस्कुराहट के साथ कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो। उसकी तरफ वो देख के कहने लगती है मेरी बात सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। शीन तेज आवाज़ में बोलता है देखो मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। और फिर वो बताती देखो मुझे भी तभी पता चला था। फिर शीन कहता है कि देखो मुझे लगा था तुम रिसाइन करोगी, लेकिन तुमने मना कर दिया। लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो घबरा कर कहती है मेरी माँ वाकई में वैसी नहीं है जैसे तुम समझते हो, ये सब सिर्फ रूमर्स है। शोज़ की बात काट देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं कहना जो मुझे पसंद ना हो। टाओ थोड़ी इमोशनल हो जाती है, फिर बोलती है क्या तुम मेरी ज़िंदगी का सिर्फ वो हिस्सा देख पा रहे हो जो तुम्हें पसंद है। मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे कोई नहीं चाहता था। मैं अपनी दादी के साथ रही हूँ, अपनी माँ से मैं 10 साल तक नहीं मिली, लेकिन मुझे उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे कहते हुए। वो एकदम से रूड तरीके से कहता है मैं सच सुनना चाहता हूँ, अगर तुम रो दोगी तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम ऐसे समझती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होती है। वो गुस्से से कहती है कि मुझे तुम्हारी डर्टी मीनिंग की ज़रूरत नहीं है। शी उसे एक
इंटेंसली नज़र से देखता है और कहता है फिर से कहना। वो फिर फैट हो जाती है और शीन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। डॉक्टर टाओ का चेकअप करके बताते हैं कि टाओ को अस्थमा हो गया है और वो थोड़े से हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से कहती है जब मैं 14 साल की थी तब मेरे डैड मुझे काफ़ी मारा करते थे, तभी मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। डॉक्टर उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। ये सब कुछ सुनकर तो शीन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर तक तो वो बिना कुछ कहे टाओ को देखता रहता है। फिर टाओ से ठंडे लहजे में कहता है अब मैं तुमसे फिर से कभी मिलना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो जाती है और बाहर आती है तो उसे युवान मिल जाता है। युवान बिना कुछ कहे उसे अपनी कार में बैठा लेता है। फिर वो ड्राइव करने लग जाता है। टाओ गुस्से में कहती है मुझे यहीं उतारो। युवान कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम जल्दी कार से कूद जाओगी। वो गुस्से में कहती है तुम चुप रहो। युवान कहता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, मुझे मरने का शौक नहीं है। तुम किसी और के साथ मरने का प्लान बना लेना पर मेरे साथ नहीं। फिर युवान टाओ की तरफ देख कर कहता है तुम किंग ग्रुप की एम्प्लॉय हो ना, फिर मेरे साथ क्यों हो। फिर वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम सिर्फ इसीलिए मेरे पीछे पड़ क्योंकि तुम्हें चाइल्डिश पसंद है। युवान कहता है शायद तुम सही कह रही हो। थोड़ी देर में टाओ के फ़ोन पर कॉल आ जाती है और कॉल SK TV से होती है जहाँ पर उससे फिर से जॉब के लिए बुलाया जाता है। युवान टाओ को ड्रॉप करके SK कंपनी जाता है और फिर से दोनों को एक साथ देख लेता है और ये SK TV कंपनी में जॉब के लिए चली जाती है। वो वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि शी ने इस टीवी कंपनी को एक्वायर कर लिया। ये सुनकर तो टाओ का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो समझ नहीं पाती है कि वो अब क्या करेगी। शिन बिना वक्त जाया करे ही उसे एक एक्सक्यूज़ के साथ बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पर वो टाओ के काफ़ी क्लोज आ जाता है और गुस्से भरी आवाज़ में कहता है मैंने कहा था ना कभी मेरे सामने मत आना, कितनी दफ़ा कहना पड़ेगा तुम्हें। तो वो डर जाती है मगर हिम्मत करके कहती है मैं अभी रिज़ाइन कर रही हूँ, मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है, नहीं पसंद हो तुम मुझे क्या पता था कि तुम अचानक से इस टीवी कंपनी को खरीद लोगे। शीन उसके क्लोज आ जाता है और उसकी आंखों में घूर कर देखता है और कहता है मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। और वो ज़्यादा टेंशन महसूस करने लगती है और कहती है युवान मेरा सिर्फ एक्स बॉयफ्रेंड था, सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। शिन बिना किसी हेजिटेट के कहता है नहीं। फिर कहता है टू बी अगेंस्ट। ये बात सुनकर तो वह हैरान हो जाती है कि क्या तुम वापस से पैचअप करना चाहती हो उससे। वो थोड़ा हैरान होती है और कहती है मैंने ऐसा कब कहा। और वो सीरियस हो जाता है और कहता है बेटर होगा ये सोचने की कोशिश भी ना करना। टाओ को वो फोर्स करके अपनी कार में बैठा लेता है और ले जाता है। फिर वहाँ से वो अपने रूम में उसे सीधा ले जाता है। फिर वहाँ पर पहुँच के टाओ के करीब आता है, उसके नेक के पास किस करता है और टाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मेरा अस्थमा फिर से हो सकता है। वो हल्की सी हंसी निकालता है और कहता है कि सह लो, अगर हुआ तो हम फिर बाद में देखेंगे। और वो थोड़ा हैरान हो। फिर वो कहती है कि कहीं मैं दोबारा भी सो गई तो। शिन उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो जल्दी से कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो गई थी। फिर वो कहता है कि देखो ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये दोबारा से नहीं होगा। वो गुस्से से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो थोड़ी ठंडी आवाज़ में कहता है कि तुम अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना, कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह तुम मुझे ब्लेम मत करना। वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि क्या मेरी चॉइस थी तुमसे दूर रहने की। वो पूरी कोशिश करती है लेकिन हर जगह तुम ही मुझे मिल जाते हो। एक और प्लान वो सोचती है और कहती है कि मुझे इस जगह से निकलना होगा, मैं कल ही ये सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है नहीं ये सिर्फ झूठ है। टाओ की तरफ वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी एक्टिंग मुझ पर काम करेगी। फिर वो अपनी आंट को कॉल करती है और जल्दी से हल्की सी आवाज़ में कहती है घर चली जाओ, बच्चे अकेले हैं। फिर कॉल कट कर देती है। तभी अचानक से वापस आ जाता है और वो अपनी टेढ़ी नज़रों से देखने लग जाता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो वो अपना चेहरा छिपाने लग जाती है लेकिन फिर वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करती है। टाओ को बिना कुछ वार्निंग दिए उसका वो फ़ोन ले लेता है और जिस नंबर पर उसने बात की थी उसी पर कॉल करता है। और फिर तो वो डरने लग जाती है कि कहीं आंटी उसके बच्चों की बात बता ना दे। आंटी कॉल उठा लेती है और ऐसी कोई बात नहीं कहती है जिससे टाओ का सीक्रेट रिवील हो सके। वो थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। टाओ ये से कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो फिर मेडिसिन देता है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अल्टीमेट हो जाओ। वो कहती है कि सच में
शिन तुम ये करने वाले हो नहीं। फिर शिन टाओ के स्टमक पर स्कार की तरफ पॉइंट करता है और कहता है ये स्कार कैसा। तो वो झूठ बोल देती है कि एक बार आउट ऑफ कंट्री मुझ पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था, उन्होंने मेरे रेप करने की कोशिश की थी। उसी वक्त पर ये स्कार आ गया था, तो इसीलिए इस स्कार को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर टैटू बना लिया। ये सुन रहा होता है वो, और टाओ दिल में सोच रही होती है कि क्या ये मुझ पर तरस खा लेगा या फिर मैं और सैड देखूँ ये मुझे छोड़ देगा। और एक और कहानी वो बना देती है। जब मैं छोड़ी थी तब मुझे छोड़ दिया गया था और मैं अकेली थी, मुझे अब रोड भेज दिया गया था। वो कहता है बेचारी बनने का ये नाटक बंद कर दो, मैं तुम पर कभी रहम नहीं खाऊंगा। टाओ मन में सोचती है क्या ये गलत है, मैं थोड़ी सी बेचारा बन गई थी। टाओ को वो छोड़ के शावर लेने के लिए चला जाता है और वो उसके जाने का इंतज़ार करती है। जैसे वो चाहता है वो बालकनी की तरफ भागती है और फिर दिल में सोच रही होती है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ से रेलिंग से कूदना होगा। वो नीचे झुककर ऊंचाई देखकर तो उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता है, लेकिन फिर वो दिल को मजबूत करती है कि मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ से बस भागना होगा। फिर वो जंप करने की इरादा करती है, लेकिन तभी शिन वापस आ जाता है और उससे वो डर के भागकर अंदर रूम में चली जाती है। कहती है फ्लोर पे सो जाओ। शिन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर बिना कुछ कहे एक्साइटेड हो जाता है। सोचती है वो शायद एक रात आराम से गुजर जाएगी। रात को शिन बिना कोई आवाज़ करे टाओ को बेड पर लेटा देता। जब टाओ की आँख खुलती है तो फिर वह हैरान हो जाती है कि मैं तो नीचे सोई थी, मैं बेड पर क्या कर रही हूँ। फिर ये सोचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जवाब मिलने से पहले सर्वेंट रूम में आ जाता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्वेंट लाता है। तो वो बिना देखे कह देती है मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। फिर सर्वेंट उसकी बात सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। तुरंत ही वो अपनी आंट को फ़ोन करती है और अपनी आवाज़ घबराहट ना दिखाते हुए बच्चों के बारे में पूछती है। इसी तरफ बच्चे बड़ी खुशी भरी आवाज़ में कहते हैं मम्मी हम आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आवाज़ संभालते हुए कहती है मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी, बस थोड़ा इंतज़ार करो बच्चों। टाओ के छोटे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में बस एक ही बात होती है कि मम्मा कहाँ गई, वो हमें क्यों नहीं मिल रही है। और फिर सब मिलकर फैसला करते हैं कि हम मिलकर मम्मा को ढूंढेंगे, हम उनको रेस्क्यू करेंगे। जब वो टीवी ऑन करती है तो फिर उस टीवी में शो चल रहा होता है। उसके बच्चे कहते हैं कि हम अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं। टाओ सोचती है कि कहीं ये मेरा नाम ना ले दे, और तभी शिन अंदर आ जाता है। टाओ भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और इससे पहले उसके बच्चे उसका नाम। अभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बच्चों को एक तस्वीर दिखा रही होती है जिसमें एक मेल के गेटअप में होती है वो कि ये तुम्हारे डैड है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर यहाँ पर शिन नीचे आ जाता है। तभी यहाँ पर टाओ टीवी को बंद कर देती है। वो टाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट रखता है कि ये तुम्हारे लिए। टाओ सरप्राइज होती है, वो कह रहा था कि तुम अब घर जा सकती हो, जिस पर तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो पहुंचकर अपने बच्चों को गले लगा लेती है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होती है। तभी आंटी कहती है एक अच्छे इंसान ने बच्चों को घर छोड़ दिया था, लेकिन टाओ का दिल अभी भी बेचैन होता है। वो सोचती है अगर मैं अभी बच्चों को लेकर भाग गई तो फिर ज़रूर डाउट करेगा वो। उसका दिल घबराहट से भर जाता है और अगर उसने मुझे बच्चों से छीन लिया तो फिर वो एसके कंपनी की मीटिंग चल रही होती है। हेडिंग ऑफ कंपनी के इम्पोर्टेंट्स बात कर रहे होते। वे 4 बच्चे अपनी मम्मा को ढूंढ रहे थे, उनका ऑडिशन लेना चाहिए। शो की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी और फिर हम उन्हें हायर कर लेंगे तो फिर प्रोग्राम और भी ज़्यादा हिट हो जाएगा। बोर्ड मेंबर्स इस आइडिया से एग्री होते हैं। फिर यहाँ पर एसके कंपनी की एक होस्ट तो टाओ के अगेंस्ट थी, उसे पहले ही पता चल जाता है कि ये बच्चे और किसी के नहीं टाओ के। वो टाओ को परेशान करने की प्लानिंग बनाती है। उसे वो टाओ को एक पार्टी का कहकर बार में मिलने के लिए बुलाती है, मगर वहाँ उसे वो अकेला छोड़ देती है। टाओ अकेली बेचारी सी खड़ी होती है। तभी कुछ गुंडे उसे तंग करने लग जाते हैं। वो घटिया तरीके से हंसने लग जाते हैं और कहते चलो एक रूम में चलते हैं, मिलकर इंजॉय करेंगे। वो डर जाती है, लेकिन तभी शीन वहाँ पर आ जाता है और शीन उन सभी को बुरी तरीके से मारता है। फिर शीन टाओ को कार में लेकर जाता है। टाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, अगर तुम ना आते तो आज बहुत ही बुरा हो जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते ही कहते हुए शीन टाओ को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। टाओ को डिसइंफेक्ट करवाता है। वो टाओ से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। टाओ रिफ्यूज़ करती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊँगी, इन सब की ज़रूरत नहीं है। शीन गुस्से से देखता है कि तुम स्टार बन रही हो। बिना कुछ कहे वो कार से उतर जाती है, लेकिन शीन उसका पीछे जाता है और फिर
ट्रीटमेंट कराता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर शिन से कहते हैं दूसरी बार है जब तुम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हो, पहली बार आप किसी लड़की को इस तरीके से लेकर आए हो। शिन कुछ नहीं कहता है, बस सीरियस एक्सप्रेशन देता है और टाओ की तरफ देखता है। ट्रीटमेंट के बाद में टाओ को घर ड्रॉप कर देता है, मगर जैसे वो वापस जाता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि टाओ ने उसे रॉन्ग एड्रेस दिया है। ये बात उसे हैरानी में डाल देती है कि वो मुझसे क्या छुपा रही है। अगले दिन टाओ ऑफिस में जब वापस आती है तभी डोर की बेल बजती है। टाओ डोर को ओपन करती है तो शिन सामने खड़ा था। दरवाजे पर खड़े शिन को देखकर वो टेंशन में आ जाती है और कहती है, मिस्टर शिन, यहाँ पर आप कैसे आए? वो कहता है कि तुम किससे डर रही हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं तुम्हें ढूंढ ना सकूँ। फिर वो अंदर की तरफ आ जाता है। वो टेंशन छुपाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं आपको अंदर बुला सकती हूँ। तभी शिन घर के अंदर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा रूम कहाँ पर है? वो कहती है, आप मेरे रूम में क्या करने वाले हैं? और दिल में सोचती है, रूम साफ है लेकिन कबर्ड्स बेबीज के कपड़ों से भरे हुए। शिन कहता है कि चलो लिविंग रूम में चलते हैं। शिन टाओ के क्लोज आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। लगता है मुझे कि अब तुम्हारा हाथ ठीक हो रहा है, जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। टाओ सोचती है बच्चे स्कूल से वापस आने वाले होंगे, अगर शिन यहाँ रहा तो क्या होगा। फिर वो टेंशन फील करती है, सोचती है कि अगर मैंने इसका कहा ना माना फिर ये यहाँ पर रुक जाएगा। छोटी छोटी बातें किसी बड़े तूफान का रीजन बन सकती है। शिन उसकी कंफ्यूजन को महसूस कर रहा होता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाथ में पेन हो रहा है। टाओ कहती है कि ओपन हो गया इसीलिए पेन हो रहा है। फिर वो कहता है, तुम्हारे हाथ पर तो काफ़ी चोट है, बेटर होगा अच्छे से रेस्ट करो। तुम कब तक रिकवर करोगी और काम पर वापस आओगी? शिन वहाँ से चला जाता है। टाओ सोचने लगती है कि शिन ने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढ लिया। फिर उसे अचानक से याद आता है कि वो ब्रेसलेट जो शिन ने उसे दिया था, उस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है। बच्चे घर आ जाते हैं और टाओ के हाथ पर चोट देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन फील करने लग जाते हैं। टाओ कहती है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। फिर वे कहते हैं कि कल मेरा हॉलीडे, तो मैं तुम सबको कल किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाऊँगी। बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन टाओ बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने जाती है। वहाँ उसकी मम्मा चाहती है और पूछती है, ये बच्चे कौन है, तुम्हें मॉम क्यों कह रही है? तो फिर टाओ जवाब देती है कि मैंने ड्रिंक कर ली थी और नशे में सब कुछ हो गया, इसीलिए मेरे बच्चे हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम उस तरह के आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? बगैर शादी के बच्चे पैदा कर लिए तुमने, अब शादी कैसे करोगी? फिर वो कहती है कि तुमने एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 4 बच्चे पैदा कर लिए। फिर वो अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर चलो यहाँ से। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज़ शिन फैमिली को इन बच्चों के बारे में मत बताना। फिर यहाँ पर अब मॉम टाओ से एग्री हो जाती है। फिर यहाँ पर युवान आ जाता है। फिर टाओ कहती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। वो ब्रेसलेट को देख लेता है और टाओ से कहता है कि वो जानता है ये ब्रेसलेट वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो कहती है कि उसने ब्रेसलेट उठाया था। युवान उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है, कहता है कि ब्रेसलेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि एक घर का और इसका प्राइस इक्वल है। इसके बाद तो वो कहती है अगर उसे पहले मालूम होता कि ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और इतना ज़्यादा हाई प्राइस का है तो फिर वो उसको सेल कर देती। तभी यहाँ पर युवान के डैड को पता चल जाता है कि युवान अभी भी टाओ से मिल रहा है। फिर वो गुस्से में कहता है कि 3 साल पहले उसने युवान को ज़बरदस्ती टाओ से दूर करा दिया था, लेकिन अभी फिर से वो उसे मिल रहा है। युवान के डैड टाओ को किडनैप करा लेते हैं और जब वो जागती है तो वो देखती है कि एक अजनबी जगह पर है। वो कहती है कि उसका युवान से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन युवान के डैड कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि उसकी वजह से उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है, वो अब नहीं चाहते कि कोई और दिक्कत क्रिएट हो। युवान के डैड कहते हैं कि उसने टाओ को युवान से 3 साल पहले दूर कर दिया था और अभी भी वो चाहता है कि टाओ उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। टाओ सोचती है कि इस ब्रेसलेट की वजह से शिन उसे ट्रैक कर सकता है। युवान के डैड टाओ को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने उसके बात ना मानी तो फिर वो उसके साथ काफ़ी बुरा करेगा। तभी यहाँ पर टाओ कह देती है, अगर शिन को बात मालूम पड़ गई तो शिन नाराज़ हो जाएगा और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। युवान के डैड कहते हैं कि वो शिन के अंकल है और उसने अगर टाओ को मार भी दिया ना तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर शिन वहाँ पर आ जाता है और टाओ को बचा लेता है और वो अपने अंकल को गुंडों से नील डाउन करा लेता है। युवान के डैड शिन से कहते हैं कि उसे पता था कि टाओ की मॉम कौन है। वो कहते हैं कि उसकी मॉम शिन फैमिली की मिस्ट्रेस है। टाओ फिर पैसों के लिए मैन को सेड्यूस करते हैं। शिन बिना किसी जवाब दिए टाओ को अपनी कार में ले जाता है। कार में शिन टाओ के करीब आ जाता है और अल्टीमेट होने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर टाओ बेड पर अल्टीमेट होना चाहती है तो कार में भी ये सब कुछ वैसा ही होगा। तो फिर वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कह देती है कि वो शिन के साथ
अल्टीमेट नहीं होना चाहती, क्योंकि पहली बार जब ऐसा हुआ था तब उसे इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि वो 3 दिन तक बेड से उठ भी नहीं पाई थी। तो फिर वो कहती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। शिन इस बात पर हैरान हो जाता है और कहता है टाओ ने पहले क्या कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। फिर वो चैलेंज करता है कि वो कंपेयर कर ले कि उसको ज़्यादा सेटिस्फाइड कौन कर सकता है, शिन या फिर युवान। फिर टाओ को वो किस कर लेता है और अपने घर ले आता है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो टाओ अपने बाहों में उठाकर उसे अंदर ले जाता है। सर्वेंट्स उन दोनों को देखकर कहते हैं कि बेडरूम तैयार है। उसके सर्वेंट देखकर कहते हैं कि शिन का फेस पर चोट लगी है। फिर उनकी जान में बात आती है शायद से उनके फेस पर स्कार किया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाओ की आँख खुलती है और वो सोचती है कि रात की इल्टीमेसी के बाद में उसकी कमर दुख रही है। जब वो अपने आसपास देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है उसके कपड़ों पर जो कि यहाँ पर फाड़ दिए गए थे। वो सोचती है कि अब वो क्या पहनेगी। फिर यहाँ पर शिन की वो वाइट शर्ट पहन लेती है क्योंकि उसके कपड़े तो फट गए थे। तब यहाँ पर शिन रूम में आ जाता है और कहता है कि टाओ ने रात को उसका फेस स्कार कर दिया था और कुछ कहने वाली थी वो, लेकिन नीचे से यहाँ पर शोर सुनाई देता है। शिन की फियोंसी नीचे सर्वेंट से फाइट कर रही होती है। गुस्से से कहती है कि शिन किसी लड़की को अपने घर कैसे ला सकता है। नीचे जाता है वो और टाओ भी उसके पीछे जाती है। टाओ देखकर खुश होती है और कहती है कि वो चली जाएगी, शिन अपने फियोंसी के साथ रह ले। लेकिन यहाँ पर शिन बिना किसी हेजिटेट के अपने फियोंसी को घर से बाहर निकलवा देता है और टाओ का हाथ पकड़ के उसे वापस रूम में ले आ जाता है। तो शिन कहते हैं कि तुमने अपने फियोंसी के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर यहाँ पर टाओ शिन से कहती है कि उसे वापस जाना है। शिन उसकी बात सुनता है और कहता है कि उसे वो कल जाने देगा और एक शर्त है, वो चाहता है कि टाओ एक और रात उसके साथ गुजारे। टाओ पहले रिफ्यूज़ कर रही होती है, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो सोचने लगती है कि उसके बच्चों के लिए उसे के साथ ये सब कुछ करना होगा। फिर वो टाओ को वापस छोड़ने जाता है कार में। टाओ से कहता है कि तुम्हारे पास 2 चांस है, या तो तुम अपनी मोम की बेटी बनो या फिर मेरी वाइफ। और वो बिना किसी हेजिटेट के कहती है कि वो अपनी मोम से रिश्ता तो काफ़ी पहले तोड़ चुकी है। जब वो उनको छोड़ के गई थी ऑफिस में, टाओ युवान से मिल जाती है। वो गुस्से और बेचैनी में कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें बता दिया होगा कि मुझे फोर्स किया गया था तुमसे दूर रखने के लिए, और सिर्फ वो चुप रह जाती है। युवान फिर पूछता है कि तुम शिन के साथ क्या कर रही थी, क्या तुमने उसके साथ रात गुजारी है। और वो साइन करके कहती है कि मैं और शिन का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। युवान टाओ से कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वो बिना किसी हेजिटेट के कह देती है कि मुझे तुमसे नहीं मिला। युवान नाराज़ होकर कहता है कि क्या तुम शिन को पसंद करती हो। टाओ कहती है कि हाँ, मुझे वो पसंद है। युवान हैरान होकर कहता है कि शिन ने तुम्हें फोर्स किया था, और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। युवान आखिरी बार कहने की कोशिश करता है कि हमें फिर से पैचअप कर लेना चाहिए। टाओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। बाद में टाओ बाथरूम में अकेले बैठकर सोचती है। उसके दिल में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैन भी नहीं है। और फिर उसकी मंकी को लजाती है उससे। वो कहती है कि शिन इन कंपनी को एक्वायर करने वाला है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम मोम की मदद कर सकती हो। टाओ हैरान होकर कहती है कि शिन का क्या प्लान है, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं उसका डिसीजन बदल नहीं सकती हूँ मोम। लेकिन मोम कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें शिन से कहना होगा कि वो इसे एक्वायर ना करे, यानी इसे छोड़ दे। तुम्हें पता है ना इसी दिन तक मैं अपने लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वो कहती है कि मोम मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मोम को उससे में कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना सब बता दूंगी। एकदम वो झटके से कहती है कि आप मुझे धमकी दे रही है, क्या मैं सिर्फ आपकी वेल्थ और गैलरी हासिल करने के लिए हूँ। तो फिर टाओ की मॉम कहती है कि तुमने कभी सोचा है अगर तुम किसी दिन शिन को नाराज़ कर दोगी तो फिर क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। तो फिर टाओ हैरान हो जाती है। वो चाहती है कि अगर उसकी मॉम की मदद ना करे तो फिर उसके बच्चों के बारे में वो शिन को बता देगी। शिन अपनी कंपनी के टेक ओवर प्लान पर काम कर रहा होता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे बताता है कि टाओ बाथरूम में बेहोश हो गई है। तो फिर वो टाओ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद में बताते हैं कि ज़्यादा सोचने की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई थी, और उनकी स्टमक में दर्द की वजह से ही बेहोश हो गई थी। मैं कुछ चाइनीज़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। टाओ शिन से कह दिया कि तुम टेक ओवर मत करो उस कंपनी को। उसकी बात सुनकर तो शिन थोड़ा रुक जाता है। फिर वो कहती है कि मेरे मदर ने मुझे छोटी उम्र में छोड़ दिया था, मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब भी मैं ऐसा कुछ होता है मुझे डर लगने लग जाता है। फिर वो अपनी बात बोलती है और कहती है ठीक है तुम कंपनी एक्वायर कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है पहले तो अपनी मेडिसिन पियो, अगर तुम खुद से नहीं पियोगी तो फिर मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने तरीके से पिलाऊंगा। टाओ टायर्ड हो जाती है और शिन से कहती है कि मुझे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है। फिर वो उसके वो लैप पर सर रख कर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद में टाओ जागती है, उसकी आंटी कॉल करती है
और कहती है बच्चे घर आने वाले हैं, मैं जल्दी आ रही हूँ। आंटी बताती है कि तुम्हारी मम ड्राइवर के साथ यहाँ आई थी और बच्चों को खाना खिलाने के लिए ले गई है। टाओ ये सुनकर तो वेड हो जाती है। तभी वापस शीन आ जाती है। वो फ़ोन पर आंटी से बात कर रही होती है। शीन उसकी बात सुनता है और कहता है कि तुम अपनी आंटी के बच्चों की बात कर रही थी। वो घबरा जाती है और कहती है हाँ, आंटी का बेटा, उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा लेट एज में बोर्न हुआ था, अभी किंडरगार्टन में गया। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है, इसलिए मैं अक्सर उनके बच्चों से बात कर लेती हूँ। फिर वो इसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ चेकअप के लिए। वो कहती है कि आप तुम्हें बच्चे पसंद है, मुझे तो लगाता है कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। शीन कहता है कि मुझे टेस्ट कर रही हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे रियली बच्चे पसंद नहीं है, वो ट्रबल्स करते हैं और वो उतने क्यूट भी नहीं लगते हैं। फिर उसका छोटा भाई और टाओ के बच्चे एक साथ कंपनियाँ चाहते हैं। शीन का ब्रदर प्राउडली कहता है कि ये मेरी मदर की कंपनी है और ये उसकी कार है। यहाँ पर टाओ के बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हम क्या कार में बैठ सकते हैं। शीन का भाई कार ओपन कर देता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर बच्चे खुशी से कार में बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर शीन सेक्रेटरी के पास आता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि शीन दोबारा बच्चे के पेरेंट्स से पेमेंट मांगे क्या। लास्ट टाइम 20,000 येन का इंस्टॉलमेंट था, वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और ये सब कुछ देख के तो यहाँ पर वो वरीड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी से शीन को पता चल जाएगा कि वो उसके बच्चे हैं। शीन का डाउट तब और बढ़ गया था जब उसके बेटे से उसकी मदर का नाम पूछता है। बच्चा कुछ बोलने वाला था तभी आंटी वहाँ पर आ जाती है और वो टाओ के बेटे को जल्दी से ले जाती है। शीन को अब ये समझ में आ जाता है कि टाओ ऐसी बात क्यों छुपा रही थी। उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने छोटे भाई से इस बारे में पूछता है कि उसके दोस्त की मोम कौन है। शीन का छोटा भाई बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे देता है कि उसके दोस्त की मोम टाओ है। ये सुनकर तो सरप्राइज हो जाता है और इसके दिमाग में सारी बातें जुड़ने लग जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा टाओ के घर पहुंच जाता है, लेकिन वापस सिर्फ आंटी होती है। आंटी के पास वो ब्रेसलेट भी होता है जिसमें वो ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। टाओ ने ये ब्रेसलेट आंटी को जानबूझ के दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शीन उसके बच्चों के साथ उसे देखे। वो घर में बच्चों की चीज़ें देख लेता है और बिना शक के जज कर लेता है कि ये बच्चे उसके। ये बात समझने के बाद में वो फौरन से एक्शन लेता है। बीजिंग के सारे एग्जिट ब्लॉक करवा देता है ताकि टाओ कहीं पर भी भाग ना सके। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर टाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि वो सच्चाई का सामना कर सके। रास्ते में शीन का सेक्रेटरी एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करता है। ट्रैफिक पुलिस से बात करता है और बताता है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है कि इसीलिए रास्ता ब्लॉक है। फिर वो बताता है कि कार में एक औरत और उसके 4 बच्चे थे और उसने एक ट्रक को अवॉइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन कार पानी में गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और लेक में जाकर गिर गई। ये सब कुछ सुनने के बाद तो शीन का दिल एकदम से तेज से धड़कने लग जाता है। वो फौरन सेक्रेटरी से कहता है कि गाड़ी की डिटेल्स चेक करो। सेक्रेटरी कंफर्म करता है कि वो कार टाओ की और उसके बच्चों की थी। ये सब सुनकर तो शीन को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। वो फिर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा होता है कि सब कुछ कैसे हो गया। बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर फौरन यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी की टीम को ऑर्डर देता है कि गाड़ी और उसमें मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करे। तभी वे एक सस्पिशियस पर्सन को पकड़ लेते हैं और उससे कहा गया था ताकि वो झूठी खबर फैला सके कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ। ये सुनकर तो वो सब समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसकी ध्यान हटाने के लिए फिर टाओ अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ पहुंच जाती है। वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड से कहता है कि डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने 4 छोटे बच्चों के साथ है और उससे वो कहती है कि वो जल्दी से डिपॉजिट दे देगी। बच्चे खुश हो जाते हैं, नए घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। टीवी ऑन करते हैं, वहाँ पे शीन की इंटरव्यू दे रहा होता है। उसमें किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वो बात कर रहा होता है। ये देखकर तो फौरन वो टीवी को ऑफ कर देती है। उसके बच्चे शीन को ना देखे तभी डोर पर बेल बजती है। टाओ डोर को ओपन करती है। सामने शीन खड़ा होता है। वो गुस्से में टाओ से कहता है तुमने समझा था कि तुम झूठ बोलोगी, अपनी मौत का नाटक करोगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी, ये सब कुछ इतना आसान है। वो कहती है मुझे लगा था कि तुम सोचोगे कि मैं रियलिटी में इस दुनिया में नहीं रही, अगली बार ऐसा नहीं करना। वो थोड़ा नाराज़ होता है लेकिन सैड होता है और कहता है मुझे होप है कि तुम अगली बार से। टाओ जल्दी से वादा करती है कि नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो। तभी वो गुस्से में कहता है तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे बच्चों से तुम्हें अलग कर दूंगा। वो बेचैन होकर कहती है कि तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे ना, मुझे उनके साथ रहने दो, प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। शीन बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। और वो बेचैन होकर कहती है पर उन्होंने एक दूसरे के साथ सोना पसंद है, बेड टाइम स्टोरी सुनना पसंद है। वो नीचे गिर जाते हैं सोते वक्त, अगर उन्हें ऊंची जगह पर सुलाया जाए तो। वो कहता है बच्चे तो मेरे साथ ही रहेंगे
और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। वो हैरान होकर कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो। शिन कहता है जब मुझे फील हुआ कि मैंने तुम्हें खो दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें अपने साथ रखना है मुझे। फिर शिन कहता है कि मुझे शिन मत बुलाओ, मुझे हस्बैंड बुलाओ। वो कहती है हस्बैंड, ये क्या बात कर रहे हो तुम। शिन कहता है कि तुमने मेरे बच्चों को पैदा किया है और तुम मेरी हो, अगर हस्बैंड नहीं तो फिर क्या बोलोगे तुम मुझे। फिर वो गुस्से से कहती है लेकिन हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। फिर वो हंसी रोक कर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो अभी चलकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और जल्दी से वो कहती है कि बच्चे आज टायर्ड है, कल चलते हैं। फिर शिन बेचैन होकर कहता है कि ठीक है मगर तुम कहीं नहीं जाओगी। अगली सुबह यहाँ पर शिन और टाओ बच्चों को किंडरगार्टन छोड़े जाते साथ में। जब वो बच्चों को स्कूल छोड़कर निकल रहे होते हैं तो बच्चे शिन को देखकर कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में दोस्तों हमारी इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।